तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में ही रिलीज हुई एक ट्रेंडिंग सीरीज को जिसका नाम है काला पानी। ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है, देखने में काफी मजा आता है। इस सीरीज के अंदर कुल मिलाकर 7 एपिसोड हैं और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे एपिसोड्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। काला पानी सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.1 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि मेरे ख्याल से काफी ज्यादा हाई है। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है समीर सक्सेना और अमित गोलानी ने, और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप नेटफ्लिक्स के ऊपर अलग अलग भाषाओं में जाकर देख सकते हैं। और हाल ही में मैंने एक काफी इंटरेस्टिंग मूवी को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है तंतिरम। इसकी IMDb रेटिंग 9 स्टार्स आउट ऑफ 10 है, बहुत ही बढ़िया मूवी है। तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा, जाकर जरूर चेकआउट करना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है अंडमान निकोबार आइलैंड्स को दिखाते हुए, स्पेशली पोर्ट ब्लेयर को दिखाते हुए, जहां पर ये पूरी कहानी घटित होगी। अब इस कहानी को सुनाने वाला है चिरू, जो कि हमको अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में बताता है कि ये एक नेचुरल ट्रेजर की तरह है, जहाँ की मिट्टी में काफी कुछ अच्छा और बुरा दोनों चीजें दफन है। अच्छा जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज खूब है, एनवायरनमेंट में कोई टॉक्सिन्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा भी दफन है जो कि जानलेवा है। खैर कहानी अब दिसंबर एंड 2027 यानी कि 2027 से शुरू होती है, जहाँ पर कोविड आए कई साल बीत गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने अभी भी मास्क पहना हुआ था। अब हम अंडमान के बारे में और भी चीजें जान पाते हैं कि यहाँ पर ओराका ट्राइब के लोग भी रहते हैं, जो कि ऐसे लोग हैं जो कि डेवलपमेंट से वंचित हैं। साथ ही साथ वो विकास को नेचर के लिए सही नहीं मानते, तो वो उसके खिलाफ हैं। और अंडमान के चारों ओर पानी ही पानी है, जहाँ से कोई भी आराम से तो वापस नहीं जा सकता। तभी हम देखते हैं एक लोकल गाइड चिरंजीवी को, या फिर शॉर्ट में चिरू कहेंगे, जो कि एक लड़के के साथ होता है। और चिरू ही हमको यहाँ की कहानी शुरुआत में बयां कर रहा था। खैर ये लड़का अपने परिवार के साथ ओडिशा से अंडमान में जॉब की तलाश में आया है, यानी कि चिरू के पीछे जो बाइक पर बैठा हुआ था, जिसकी फैमिली यहाँ की बाहरी बस्ती में जेनकिंस लेक के आसपास रह रही है। और उसकी जॉब वहीं पर बनी हुई एक जेल में है, जिसके बारे में चिरू से थोड़ा बहुत बताता है, थोड़ा बहुत मजाक करता है, उसको डराने लगता है। खैर तभी हम उस लड़के की बहन नीरू को देखते हैं, जो कि पानी भरने पास के कुएं पे आती है, जिसे थोड़ी ही दूरी पर एक पाइपलाइन के पास कुछ आदिवासी दिखाई देते हैं, जो कि पत्थर की मदद से शहर की वाटर पाइपलाइन को तोड़ रहे होते हैं, जो कि एडम नाम की कंपनी की थी। और नीरू को देखकर वो उस पर हमला भी कर देते हैं, जिसके साथ ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। खैर कुछ ही देर के बाद में जब नीरू वापस नहीं आती, तो उसका परिवार उसको एक जगह सही सलामत खड़ा हुआ पाता है, जिसके हाथ में एक नारियल था और पानी की बाल्टी दूर पड़ी हुई थी। और यही ट्राइब और आकाश थे, यानी कि इन्होंने बच्ची को नहीं मारा। जिसके बाद फ्लाइट में एक व्यक्ति को अंडमान की खबर पढ़ते हुए दिखाया जाता है कि ओराका ट्राइब वालों ने शहर में जाने वाली एटम कंपनी की वाटर पाइपलाइन को तोड़ दिया। और काफी सारे आम लोग ओराकास के खिलाफ भी थे कि वो डेवलपमेंट नहीं होने देना चाहते। खैर तभी प्लेन पर एक और फैमिली को दिखाया जाता है, जिसके अंदर है हस्बैंड संतोष साल्वा, वाइफ गार्गी साल्वा और उनका बड़ा बेटा पार्थ उर्फ गुच्चू, और उसकी छोटी बहन विदिशा उर्फ कद्दू। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह परिवार पहली बार प्लेन पर बैठकर वेकेशन पर अंडमान जा रहा था। खैर अब उस फैमिली को पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट से चिरू ही पिक करता है, और उसे वहां पर कोई लड़की भी दिखाई देती है जिसे वो पहले से जानता था, लेकिन फिलहाल के लिए वो उसको इग्नोर कर देता है। अब वो उन लोगों को उनकी डेस्टिनेशन पर ले जाने लगता है और यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत बताने लगता है कि यहाँ पर ओराका कबीले वाले डेवलपमेंट को पसंद नहीं करते और सरकार के काम में रोक टोक करते रहते हैं, ताकि उनका जंगल, उनका नेचर बचा रहे। हालांकि चिरू को वो लोग पसंद नहीं थे। उसको ऐसा लगता था कि उनकी वजह से ही इस शहर के अंदर कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती और पैसे नहीं आते। खैर तभी वो रास्ते में अपने भाई विनायक को देखता है, जो कि उससे पूरी तरह अलग है, और ओराकास के लिए वो प्रोटेस्ट करता है, उनके साथ है, बेसिकली NGO का हिस्सा है, और इस वजह से उन दोनों भाइयों में काफी ज्यादा डिफरेंसेस थे। खैर इसी बीच हम SDPO यानी कि सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर केतन को देख पाते हैं, जो कि एटम कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर सौरभ वानी के पास था, और केतन को अपना प्रमोशन अंडमान के बाहर करवाना था, जिसके अंदर सौरभ उसकी मदद कर सकता है, लेकिन बदले में उसे सौरभ के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करने होंगे, क्योंकि वहां पर एक फेस्ट यानी कि स्वराज महोत्सव ऑर्गेनाइज होने वाला था, जिसके अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट की क्लियरेंस की भी जरूरत थी। लेकिन केतन वहां से अभी तक सिग्नेचर नहीं ले पाया था, जिसका रीजन थी डॉक्टर सौदामिनी सिंह।
खैर जस्ट इसके बाद ही हम डॉक्टर सौदामिनी सिंह को देख पाते हैं, जो कि एक हार्ड वर्किंग डॉक्टर है और एक ओल्ड लेडी को एसटीडीज हो गई थी जिसका पता वो बहुत ही इजीली लगा लेती है, क्योंकि उनका ये मानना था कि मोस्ट बीमारियों का जवाब बहुत ही सिंपल होता है, ना कि कॉम्प्लेक्स। और उनका एक लेग भी नहीं है, जिसकी वजह से वो प्रोस्थेटिक लेग का इस्तेमाल करती है, जो कि आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बनने वाली थी। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये कि सौदामिनी सिंह अपने में ही रहती हैं। वो अपने कलीग और सीनियर डॉक्टर शशि महाजन की भी नहीं सुनती। वो इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट थी कि डॉक्टर शशि भी उससे ज्यादा कुछ नहीं कहते थे, वो भी उससे खाली रिक्वेस्ट ही किया करते। और केतन को डॉक्टर सौदामिनी ही अपने साइन नहीं दे रही थी, जिसके पीछे एक अच्छा खासा बड़ा रीजन है, जिस वजह से डॉक्टर सिंह ने अपनी मदद के लिए एक बड़े डॉक्टर को बुलवाया था। लेकिन उनके पास एक असिस्टेंट रितु गागरा आती है, जिसे देखकर वो अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी चीज से डील कर रही थी, जिसको सुलझाने के लिए उनको एक बहुत ही ज्यादा शार्प माइंड की जरूरत थी। क्योंकि डॉक्टर सिंह का ये मानना है कि ये एयरबॉर्न डिजीज हो सकती है और एक पैंडेमिक आ सकता है, जिसके अंदर रितु ये कहती है कि वो उनका पूरा साथ दे सकती है। वो अपनी पीएचडी नॉलेज और बातों से डॉक्टर सिंह को इम्प्रेस भी कर देती है। खैर अब वो रितु को स्पेशल पेशेंट वार्ड दिखाती है और बताती है कि पिछले कुछ दिनों में 11 पेशेंट 3 अलग अलग जगहों से यहाँ पर एडमिट हुए हैं, जिनको खांसी और बुखार की दिक्कत थी, जो कि डॉक्टर तो ठीक भी कर देते। लेकिन यहाँ उन पेशेंट्स के गर्दन पर एक अजीब से ब्लैक रैशेस भी हैं, जो कि उन्हें समझ में नहीं आ रहे कि वो क्या है। और अंडमान्स के अंदर एक केस 1989 के आसपास हुआ था, जब ऐसे ही ब्लैक रैशेस वाली बीमारी फैली थी, जिसके अंदर कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और उस वक्त भी इस मिस्टीरियस बीमारी के बारे में पता नहीं लग पाया था, जो कि अब शायद वापस लौट आई है। और डॉक्टर सिंह ऑलवेज फियर्स द अननोन। और शहर में फेस्ट भी होने वाला है, जिसके अंदर ढेर सारे लोग बाहर से आएंगे, तो उन्हें उससे पहले ही सभी चीजों का पता लगाना होगा। और यही रीजन है कि डॉक्टर सिंह केतन को इग्नोर कर रही थी और मेडिकल क्लियरेंस नहीं दे रही थी, जो कि बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है और काफी कंसर्निंग भी है। खैर वो रितु को इसके बारे में सर्च करने के लिए कहती है और रितु भी इसके बारे में पता लगाने लगती है और वो उन 3 जगहों का पता लगा लेती है जहां से वो पेशेंट्स आए थे। अब इसी बीच हम चिरू को देखते हैं, जो कि अपने घर आता है और अपने भाई विनायक को बताता है कि उसकी स्कूल फ्रेंड और क्रश ज्योत्सना शहर में आई है, यानी कि वही लड़की जो कि उसको एयरपोर्ट पर दिखी थी। खैर वो अपने भाई को ज्योत्सना को लेकर टॉन्ट भी करता है कि वो उसकी अगर दोस्त थी तो उससे मिलने क्यों नहीं आई। इसके बाद विनायक उससे मिलने चला जाता है। हालांकि वो चिरू को भी वार्न करता है कि वो अपने दोस्त के साथ टर्टल एग स्मगल करता है, जिसकी वजह से वो जेल भी जाने वाला था, लेकिन वो बच गया और उसका दोस्त पुंडी अंदर चला गया, तो वो ये सब इलीगल काम ना करे। लेकिन ऑब्वियसली चिरू उसकी बात नहीं सुनता। खैर अब डॉक्टर सिंह से वही ओल्ड लेडी यानी कि स्टार्टिंग वाली उनकी पेशेंट मिलने आती है और उस ब्लैक रैशेस वाली फाइल को देख लेती है। वो बताती है कि उनके किसी जानकार को ऐसी ही बीमारी 1989 में हुई थी और वो अचानक से ही खत्म हो गए थे। तो अब डॉक्टर सिंह उस जानकार के पास इस बीमारी के बारे में पता लगाने के लिए चली जाती है। वो उस आदमी के घर पहुंचती है तो स्टार्टिंग में तो वो खास कुछ नहीं बताता, लेकिन बाद में वो आता है और बोलता है कि उसके पिता को यही एग्जैक्ट बीमारी हुई थी और एक स्पेसिफिक चीज उनके साथ हुई थी, जिनका बुखार तो ठीक हो गया था, लेकिन वियर्ड बात ये थी कि उसके 2 दिन बाद उनको अचानक से हिचकी आने लगी थी, जो कि मरते दम तक नहीं रुकी। और तभी हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि मोस्टली पेशेंट्स को छोड़ दिया गया था और बस एक ही बचा था, जो कि नीरू का भाई था, जिसकी जॉब जेल में लगी थी। फिर हम विनायक को देखते हैं, जो कि ज्योत्सना से मिलने आता है, लेकिन वो स्टार्टिंग में उसको नहीं जानती, लेकिन वो बस मजाक कर रही थी। खैर वो बताती है कि वो अपना घर यहाँ पर बेचने आई है और वो 2 दिन में ही चली जाएगी। और हम यहाँ पर थोड़ा अजीब फील कर पाते हैं, क्योंकि ज्योत्सना घबराई हुई थी एंड ऑब्वियस सी बात है कि वो विनायक को पहले बिना बताए ही चली गई थी, जिसकी वजह से वो काफी अपसेट था और फिर से वो 2 दिन में ही वापस जाने वाली थी। तभी सालवा परिवार को दिखाया जाता है, जहाँ पे चिरू उनको आसपास घुमा रहा था, लेकिन गुच्चू को यहाँ पे कॉन्सर्ट में जाना था। लेकिन चिरू के कहने पर उसके माता पिता ने नील आइलैंड पर जाने का फैसला कर लिया था, जो कि बताया गया था कि काफी सुंदर है, जिसके चलते उसको अपनी माँ से एक जोरदार थप्पड़ खाना पड़ता है, क्योंकि वो अपने पिता से काफी बदतमीजी कर रहा था। पर वो अपने बेटे की फीलिंग समझता है और उसको अपनी बहन कद्दू के साथ कॉन्सर्ट में जाने के लिए अलाउ कर देता है, जिससे कि गुच्चू काफी खुश था। रीजन ये था कि संतोष के पिता उसको बचपन में मारा करते थे और वो ऐसा अपने बच्चों के साथ नहीं करना चाहता था, जिसके चलते वो बहुत ही शांत और सुलझा हुआ व्यक्ति था। गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करता था और उसको अंडों तक से नफरत थी। वो शुद्ध शाकाहारी था। अब संतोष अपनी बीवी चिरू और उसके दोस्त पुंडी के साथ नील आइलैंड के लिए निकल पड़ता है, जो कि अभी अभी जेल से बाहर आया था। शॉकिंगली ये दोनों अभी भी नील आइलैंड पे टर्टल एग्स ही स्मगल करने जा रहे थे, यानी कि नील आइलैंड अच्छा है, सुंदर है, ये बस खाली एक बहाना था।
दूसरी ओर डॉक्टर सिंह उस बीमारी के बारे में जानकर परेशान हो जाती है और तभी उनसे केतन मिलता है और हम जान पाते हैं कि वो करप्शन का दोषी था, इसलिए उसका यहाँ पर ट्रांसफर हुआ। डॉक्टर सिंह अब भी साइन नहीं कर रही थी, तो इसी बीच उनसे मिलने गवर्नर कादरी और मिस्टर वानी आते हैं, जो कि उसे सिग्नेचर करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये फेस्ट अंडमान्स के लिए काफी प्रॉफिटेबल था, उनके जीडीपी के लिए अच्छा था। और फाइनली उन्हें वो बीमारी के बारे में बता देती है, लेकिन सभी उस बात को इग्नोर करते हैं और केतन ये साबित कर देता है कि ये सब देसी शराब की वजह से हुआ होगा, और हार मानकर वो फाइनली साइन कर देती है, क्योंकि उन 11 पेशेंट्स के अंदर वो शराब वाले लोग भी थे, क्योंकि आखिरी कुछ दिनों में बस 11 पेशेंट्स ही आए थे, विच वॉज नॉट अलार्मिंग फॉर देम, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब हॉस्पिटल के अंदर इस बीमारी से जूझ रहे सारे पेशेंट तो जा चुके थे, बस नीरू का भाई ही बचा हुआ था, तो वो उसको भी जाने देती है। लेकिन तभी वो शॉकिंगली ये रिवील करता है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया, जिससे कि डॉक्टर सिंह समझ जाती है कि केतन ने झूठ कहा। और हम ये भी देख पाते हैं कि केतन ने असल में पैसे देकर ये सब फेक चीजें बनवाई थी, वो भी खुद के फायदे के लिए। अब सच का पता लगाने के लिए डॉक्टर सिंह नीरू की उसी बस्ती में आती है, यानी कि जेनकिंस लेक के आसपास, जहां पर सभी लोग उसे मरे हुए मिलते हैं और उनकी गर्दन पे वही ब्लैक रैशेस थे, यानी कि वो इसी बीमारी से मारे गए। और उन्हें नीरू मिलती है, जिसे वो पानी पिलाती है, लेकिन वो पानी नहीं पीती, उल्टा उससे डर जाती है। और बारिश होती है, जिससे नीरू राहत की सांस लेती है और सिर्फ बारिश का पानी ही पीती है। और तभी डॉक्टर सिंह भी समझ जाती है कि दिक्कत हवा में नहीं है, बल्कि यहाँ पर पानी में है, यानी कि वाटर बॉर्न डिजीज है ये। और सबसे बड़ी बात कि ये इन्फेक्शन जेनकिंस लेक में था। और अब वो इस पानी को रुकवाने के लिए वहां से जाने लगती है, तो वो फिसल कर गिर जाती है और उसका प्रोस्थेटिक लेग फंसकर बाहर आ जाता है और गिरने से उसका सर पत्थर से लगता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि उसका प्रोस्थेटिक लेग आगे चलकर उसके लिए सबसे बड़ी वीकनेस बनने वाला था, तो यहाँ पर वही होता है। तभी हम रितु को देखते हैं, जो कि सेम चीज पता लगा लेती है कि उन 3 जगह के बीच एक कॉमन जगह है, जो कि है जेनकिंस लेक, यानी कि वो भी समझ गई थी कि दिक्कत पानी में थी और बस पाइपलाइन के जरिए पीने का पानी पोर्ट ब्लेयर में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर इस चीज को रोक नहीं पाई थी, जहाँ पर स्वराज महोत्सव होने वाला था। जिसके साथ ही एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब इस एपिसोड के कुछ सटल हिंट्स के बारे में बात करते हैं। उराकाज असल में डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वो समझ गए थे कि पानी में बैक्टीरिया है, जिस वजह से उन्होंने पाइपलाइन को तोड़ दिया था। और उन्होंने नीरू के हाथ में नारियल देखकर पानी की बाल्टी इसलिए फेंकवा दी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि बच्ची मारी ना जाए, सिर्फ और सिर्फ वो फ्रेश पानी ही पिए। एपिसोड 2 शुरू होता है डॉक्टर सिंह की मौत की खबर से, यानी कि सर में चोट लगने से वो बहुत ही ज्यादा घायल हो गई थी, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। अब तभी हम एमडी शशि को देख पाते हैं, जिनसे रितु बात करने के लिए आती है, जो कि उन्हें उस एरिया के बारे में बताती है, जेनकिंस लेक के बारे में बोलती है और उसे अभी अभी डॉक्टर सिंह के गुजर जाने के बारे में पता चलता है, जिससे वो काफी दुखी होती है। और वो दोनों ही इस बीमारी के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं कि डॉक्टर सिंह बिल्कुल सही थी और पानी के अंदर दिक्कत है और उन्हें कुछ ना कुछ करना होगा, एज अब चीजें खराब होने वाली थी, क्योंकि फेस्टिवल की वजह से वहां पर 4 लाख से ज्यादा लोग आ चुके हैं। जिस पर डॉक्टर शशि ये कहते हैं कि 4 या फिर 5 लाख नहीं, बल्कि मिलियंस में लोगों की जान खतरे में है, एज जेनकिंस लेक का पानी सभी जगह पर जाता है, जिससे वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इसका कोई भी इलाज उनके पास नहीं था। वो दोनों ही गवर्नर के पास आते हैं और उन्हें उस वाटर बॉर्न डिजीज की सिचुएशन के बारे में बताते हैं, जिस पर वो पानी के बैक्टीरिया को मारने का सजेशन देते हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया हर तरह के एंटीडोट से इम्यून था, तो ये रास्ता काम नहीं करेगा। और ये सभी इस बीमारी को लेप्टोस्पाइरल हेमरेज फीवर का एक वेरिएंट मानते हैं और इसको LHF-27 का नाम दिया जाता है, जिसके चलते अब गवर्नर इस बीमारी को रोकने के लिए एक कैंप लगाकर सबकी टेस्टिंग और लॉकडाउन के ऑर्डर पास करता है, जो कि सबको एक ड्रिल की तरह रिप्रेजेंट करी जाएगी, यानी कि एक नॉर्मल चीज। साथ ही साथ सभी हेल्थ केयर वर्कर्स, एक्स नर्सेस और एक्स डॉक्टर्स को वहां पर बुलाया जाता है, लेकिन वहां पर मौजूद सबको स्ट्रिक्ट हिदायत दी जाती है कि आम पब्लिक को नहीं पता चलना चाहिए कि ऐसी कोई बीमारी फैल रही है और ये कितनी डेंजरस है। लेकिन रितु इसके खिलाफ थी कि सबको ये बात पता चलनी चाहिए। अब हम विनायक और ज्योत्सना को देखते हैं, और ज्योत्सना पहले नर्स थी, लेकिन अब उसने काम छोड़ दिया था, जिस पर विनायक पूछता है कि ऐसा क्यों, तो वो उसे बार बार पूछने पर भी कुछ नहीं बताती, उल्टा गुस्सा होने लगती है, जिससे वो भी थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। और ऐसा
ऐसा इसलिए था क्योंकि ज्योत्सना के लिए नर्स बनना उसका ड्रीम था और ऐसे में काम छोड़ देना बहुत ही वियर्ड बात थी। अब वो कुछ काम से बाहर जाता है और ज्योत्सना उसकी माँ से बात करती है जिनके पास एक लॉकेट था। तो वो बताती है कि ये ओराकाज ने उसको दिया था क्योंकि उसके हस्बैंड फॉरेस्ट रेंजर हुआ करते थे और तब ओराकाज ने उनकी बहुत मदद करी थी। इनफैक्ट वो भी उनकी काफी मदद किया करते। और ये भी बताती है कि ओराकाज को आगे आने वाले संकट के बारे में पहले ही पता चल जाता है और एक बार सुनामी से वो लोग ऐसे ही बचे थे। खैर अब यहाँ पर ज्योत्सना एक एक्स नर्स तो थी ही जिसको मेडिकल कैंप्स पर जाना था, जिसे आधे रास्ते के लिए विनायक ही लिफ्ट देता है। हालांकि हम नोटिस कर पाते हैं कि ज्योत्सना को कार में बैठने से डर लगता है। अब वो मेडिकल कैंप पहुंच जाती है जहां पर उसको पीपीई किट पहनने के लिए दी जाती है और वो इससे भी परेशान होने लगती है क्योंकि ड्रिल तो ऐसे नहीं होता है। जिसके साथ साथ वो अपना पास्ट याद करती है और तभी हम उसका एक फ्लैशबैक देख पाते हैं जिसके अंदर वो एक नर्स हुआ करती थी, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से मिनिस्टर की इंसुलिन ओवरडोज से मौत हो जाती है, जिसका इल्जाम उसका डॉक्टर दोस्त अपने सर पर ले लेता है और मिनिस्टर का बेटा उसको पीट कर खत्म कर देता है, जिसका ट्रॉमा असल में ज्योत्सना के अंदर था और उस वक्त वो कार के अंदर ही छिपी हुई थी, जिस वजह से ज्योत्सना को कार और नर्सिंग से डर था। खैर अब यहाँ पर अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ काफी कुछ हो रहा है। तो पहले तो यहाँ संतोष का बेटा गुच्चू अपनी बहन के साथ कॉन्सर्ट में आ जाता है जो कि ज्योत्सना और विनायक के ओल्ड स्कूल में था और वहाँ पर वो अपने अंकल से अलग हो जाता है क्योंकि प्लेन पर उसको एक लड़की दिखाई दी थी, तो वो उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता है। अब वहीं पर मिस्टर वानी भी यहीं फंसे हुए थे जिसे केतन निकलवाने लगता है क्योंकि उसको लॉकडाउन का पता चल चुका था, एज वो बहुत ही शातिर ऑफिसर था और लॉकडाउन और चेकिंग होने की वजह से लोग परेशान होकर भगदड़ मचा देते हैं और केतन हवा में बुलेट फायर कर देता है एज वीआईपी लोग चुपके से निकल रहे थे। और यहाँ पर खाली इस कंपनी के बड़े व्यक्ति मिस्टर वानी ही नहीं आए हुए थे, यहाँ पर एटम कंपनी के मालिक की बीवी यानी कि मिसेस शॉ भी आई हुई थी और उनका भी यहाँ से बाहर निकलना बहुत जरूरी था, जिसके अंदर गुच्चू की बहन कद्दू को केतन की कार उड़ाने ही वाली थी, जिसे ज्योत्सना बचा लेती है और कार से उन दोनों को लेकर वहां से निकल जाती है। मतलब कि उसने अपना एक ट्रॉमा तो ओवरकम कर दिया था। मीनवाइल प्लेन से मिस्टर वानी और एटम कंपनी के ओनर की बीवी स्वाति शॉ को अपने एम्प्लॉइज के साथ यहाँ से बाहर जाना था, लेकिन वो भी और लोगों के साथ यहीं फंस जाते हैं और अब यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता था, ना ही कोई एंड मान आ सकता था। और ऐसा इसलिए क्योंकि LHF 27 के बारे में रितु ने अपने हेल्थ डिपार्टमेंट बेंगलोर में खबर कर दी थी, जिससे कि ये खबर हर जगह फैल गई और तभी गवर्नर समेत डॉक्टर शशि उस पर गुस्सा करते हैं क्योंकि अब सब इस बीमारी के बारे में जान चुके हैं और अब उनके पास बाहर से मदद नहीं आ पाएगी और ना ही वो इतने लोगों को अकेले हैंडल कर सकते हैं बिना रिसोर्सेज के। खैर तभी हम विनायक की माँ को देखते हैं जो कि ओराकास के एरिया में आती हैं और एक ओराका उन्हें वहां से जाने का बोलता है क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली थी, यानी कि ओराकास ऑलरेडी LHF 27 के बारे में जान गए थे, पर वो अपने NGO के साथ के लड़कों को वहां से भेजकर वहीं रुकने का फैसला करती है क्योंकि उन पर ओराकास के एहसान है। और इसी के साथ में एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है टोटल लॉकडाउन से, जहां पर अब लोग घरों से शेल्टर से बाहर नहीं आ सकते थे। इंटरनेट और कॉल सर्विसेज बंद कर दी गई हैं ताकि पैनिक ना फैले और लोगों को अब घर घर साफ पानी प्रोवाइड किया जा रहा था जो कि बहुत ही लिमिटेड था, एज लेक के अंदर तो बैक्टीरिया था और सी का पानी पीने लायक नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये कि सलाइवा और ड्रॉपलेट से भी ये बीमारी लग सकती थी, यानी कि LHF 27। अब हम गवर्नर को देखते हैं जो कि इस मैटर को हैंडल करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट हेड शिवा से बात करते हैं और डिस्कशन में शिवा बताते हैं कि मिस्टर वानी की कंपनी सिर्फ पानी सप्लाई ही नहीं कर रही थी बल्कि जेनकिंस आइलैंड पर किसी और ही बड़े सीक्रेट प्रोजेक्ट यानी कि आटावूस पर काम कर रही थी, जिसके बारे में अभी उनको ज्यादा नहीं पता था। तो गवर्नर उन्हें उस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता करने के ऑर्डर्स दे देता है, ऐसा कहीं ना कहीं एटम कंपनी ने ही कुछ ना कुछ गड़बड़ करी थी जिसकी वजह से ये बीमारी फैल गई। और एटावूस या फिर आटावूस शब्द हमने ओराकास के मुंह से भी सुना था, इनफैक्ट पाइपलाइन के ऊपर भी ऐसा कुछ मेंशन हो रखा था। तभी संतोष को दिखाया जाता है जिसकी वाइफ गार्गी नील आइलैंड पर इन्फेक्टेड हो गई थी, जिसे ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया था और वो अपने बच्चों के पास जाने का बोलती है। संतोष अब चीरू से बात करता है कि उसे बोट अरेंज करनी होगी और चीरू अपने दोस्त पुंडी के साथ एक बोट वाले से बात करता है जो कि 25,000 रुपए में तैयार होता है, लेकिन चीरू यहाँ पर संतोष को 75,000 रुपीज बताता है, मतलब कि वो उसके हालातों का फायदा उठाने वाला था। और इस बात को लेकर बाहर पुंडी उससे झगड़ा करता है और हमको शॉकिंगली ये बात पता चलती है कि चीरू ही असल में स्मगलिंग का
काम किया करता था क्योंकि उसको पैसा चाहिए था और उसने पुंडी को उस काम में लगाया और उसकी जगह वो जेल जाया करता था जो कि सिर्फ यहाँ पर ड्राइवर बनने उसके पास आया था। वो बताता है कि उसे भी इन्फेक्शन हो चुका है और वो मरने वाला है, जिसकी बातों से चीरू को भी दुख होता है और वो चेंज होने का फैसला कर लेता है। और तभी वो और संतोष बोट वाले से बात करते हैं तो वो बोट देने से ही मना कर देता है कि अगले हफ्ते जाना होगा क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी। इनफैक्ट वो उनके पैसे भी वापस नहीं देता, उल्टा यहाँ पर वो चीरू को मार भी देता है। इसी बीच हमें केतन को दिखाया जाता है जिसने आखिरी एपिसोड में हवा में फायर कर दिया था, तो उसे अभी जगह जगह फ्रेश पानी बांटने की सजा मिली है, जिसे शिवा कार में पानी रखने के लिए बोलता है और वो कार में मिस्टर वानी के सीक्रेट प्रोजेक्ट यानी कि आर्टावूस की फाइल को देख लेता है और उसके बारे में पूछने चला जाता है। तो मिस्टर वानी अब उसको ही डिच कर देते हैं क्योंकि उनका मतलब उससे निकल गया था। खैर रितु अब डॉक्टर शशि से बात करती है काम के लिए, लेकिन वो उसे अपनी टीम में रखने से मना कर देते हैं क्योंकि वो उस पर अब भरोसा नहीं करते थे क्योंकि उसने बीमारी की खबर लीक कर दी थी। अब वो डॉक्टर सिंह का कैबिन चेक करने जाती है तो उसे एक फाइल और एक बॉल मिलती है जिसको वो देखने लगती है और अपने पास रख लेती है। जिसके बाद गवर्नर को भी दिखाया जाता है जो कि ओराका कबीले के लोगों को ढूंढवा रहे थे ताकि उन्हें भी वो बचा पाए, एस जब वो छोटे थे उस वक्त ओराकाज ने ही उनकी जान बचाई थी, यानी कि कबीला इंसानों के प्रति हमदर्दी रखता था और ऐसा हमने शुरुआती सीन में भी देखा है। खैर अब हम ज्योत्सना को देखते हैं जिसने अपने घर पर गुच्चू और उसकी बहन कद्दू को रखा हुआ था और कद्दू को असल में मिर्गी आने की दिक्कत थी जिसकी दवाई उसे रोजाना लेनी होती, लेकिन वो उसके पास ही नहीं थी। तो वो चुपके से बाहर जाती है और मेडिकल स्टोर से दवाई चुरा लेती है जिसे एक इंजर्ड पर्सन में मिलता है जिसका नाम प्रभजोत था, जिसकी वो ड्रेसिंग भी कर लेती है। उसे कद्दू की बोतल का फ्रेश पानी भी दे देती है और वापस घर आ जाती है। और ऐसा ही एक पास्ट का सीन सालवा फैमिली का आता है जहां पर कद्दू की माँ उसको संभालती है, लेकिन उसके पिता बहुत ही ज्यादा साइलेंट थे, बहुत ही ज्यादा मासूम थे, जिसके चलते वो अपनी बेटी तक को नहीं संभाल पा रहे थे। और जैसा कि मैंने बताया कि संतोष की बीवी गार्गी उनकी फैमिली की पिलर थी। अब केतन को एक टैबलेट के बारे में पता चलता है जो कि बोट के सफर के दौरान वॉमिट रोकने के काम आती थी और केतन को लगता है कि ये टैबलेट मिस्टर वानी के लोग ले रहे हैं, मीन्स वो बोट से कहीं ना कहीं जा रहे हैं और वो यही पता करने उनकी कंपनी में जाता है जहां पर कोई उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। तभी ज्योत्सना कद्दू की बिगड़ती तबीयत से काफी परेशान थी और उसके इलाज के लिए वो रेडियो की मदद से विनायक से बात करती है जो कि खुद कहीं फंसा हुआ था। वो उसको बताता है कि उसको बासु अंकल के पास जाना चाहिए, ऐसे वो उनकी मदद कर सकते हैं। वो रूट तो हैं लेकिन उनके पास कद्दू की टैबलेट जरूर मिल जाएगी, जिसके चलते कद्दू और गुच्चू के साथ वो घर से निकल पड़ती है। और तभी हम रितु को देख पाते हैं जो कि डॉक्टर सिंह के घर तक आ जाती है, जिनका डॉग उस पर भौंकने लगता है, लेकिन वो काफी भूखा था। वो उसको खाना देती है और उसे बॉल देकर चुप भी करा देती है और उनके घर पर रखी हुई उसे एक फाइनल फाइल मिलती है जिसके अंदर एक खास पौधे की पिक्चर थी, जो कि क्या है, इस फाइल में क्यों है, वो ये पता जरूर लगाएगी। और डॉक्टर सिंह का डॉग भी अब उसके साथ ही चला जाता है। खैर नील आइलैंड पर अब संतोष और गार्गी को दिखाया जाता है जहां पर संतोष काफी परेशान था बोट ना मिलने की वजह से, लेकिन वो गार्गी को ये बात नहीं बताता। वो उसको बताती है कि इन्फेक्शन काफी बढ़ चुका है और वो ज्यादा नहीं जी पाएगी, जिससे कि वो दोनों ही बहुत इमोशनल हो जाते हैं और कुछ ही समय में वो दम तोड़ देती है, जिसे ऐसे ही छोड़कर उसे आगे जाना पड़ता है। यानी कि उसको अपनी पत्नी की अस्थियां तक नसीब नहीं होती जो कि उसका सपोर्ट पिलर थी। खैर पुंडी का इन्फेक्शन और गार्गी की मौत से चीरू भी दुख में आ चुका था और संतोष तभी उस बोट को चोरी करता है जिसके लिए उसने पैसे दिए थे, जिसमें बैठकर वो और चीरू पोर्ट ब्लेयर संतोष के बच्चों को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। फोर्थ एपिसोड शुरू होता है 1943 के फ्लैशबैक से, जिसके अंदर इस आइलैंड पर एक जापानी बंकर हुआ करता था। इनफैक्ट बहुत सारे थे और ये वर्ल्ड वॉर 2 का समय था जहां पर उस बंकर के अंदर 2 जापानी सोल्जर्स थे जिनके साथ ही सर्चिंग के लिए गए हुए थे, लेकिन एक ही साथी वापस आता है और उसे भी वही ब्लैक रैशेस वाली बीमारी हो चुकी थी जो कि काली उल्टियां कर रहा था। यानी कि ये वेरिएंट इस वाले से भी खतरनाक था। और सबसे बड़ी बात कि पहला केस 1989 में नहीं बल्कि उससे भी पहले का था। और तभी वो बताता है कि उनके बाकी साथियों के साथ भी यही हुआ है, लेकिन इस आइलैंड पर कुछ लोग हैं जो कि इससे बचे हुए हैं, मीन्स वही ओराका कबीले के लोग। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहां पर हमें ज्योत्सना को दिखाया जाता है जो कि उसी सेम जापानी बंकर के पास आती है जहां फिलहाल बासु अंकल रहते हैं, जिनकी फैमिली पहले ही खत्म हो गई थी और वो उनसे कद्दू की बीमारी के लिए मदद मांगती है। वो यहाँ पर थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, लेकिन कद्दू उनसे काफी बहस करती है और उनका मन बदल देती है। साथ ही साथ यहाँ पर ज्योत्सना ने उनके गुजरे हुए बेटे का भी जिक्र कर दिया था, जिसके चलते वो मदद के लिए मान जाते हैं। खैर अब हम रितु को देखते हैं जो कि डॉक्टर शशि से बात करती है
उस पौधे के बारे में जिस पर डॉक्टर सिंह ने रिसर्च कर रखी थी और वो उसे ढूंढने की बात भी करती है क्योंकि इससे बीमारी का क्योर बन सकता था। लेकिन डॉक्टर शशि उसे मना करते हैं एज वो पौधा फिलहाल विलुप्त हो चुका है, जिसका नाम एंडमानी एक्नीजिया था और हॉस्पिटल में स्टाफ की ज्यादा जरूरत थी। लेकिन ऋतु अपने आप ही कुछ लोगों को लेकर वहां चली जाती है जिसे वो पौधा वहां पर नहीं मिलता क्योंकि अब वो उगता ही नहीं था, यानी कि वो सच में विलुप्त हो गया है या फिर बात इससे भी ज्यादा गहरी थी। तभी हम शिवा और केतन को भी देख पाते हैं जहां पर केतन से शिवा पूछताछ करने आए थे क्योंकि मिस्टर वानी और एडम कंपनी के और लोग गायब थे। लेकिन केतन ये कहता है कि उसे नहीं पता कि वो सब कहां गए और सब उस पर ही शक कर रहे हैं क्योंकि वो करप्शन चार्जेस में यहाँ पर आया था। हालांकि उसे झूठ बोलकर फंसाया गया था उसके सीनियर्स के द्वारा, जिसकी बैक स्टोरी हम देखते हैं जो कि बस यही है कि वो करप्शन में फंस गया था। अब शिवा उसका यकीन करते हैं और उससे एडम कंपनी के लोगों के बारे में बात करते हैं तो वो कहता है कि वो शायद अभी कहीं गए ही नहीं है और वो बोट से नहीं बल्कि कंटेनर में छुपकर रह सकते हैं ताकि पकड़े ना जाएं। और तभी शिवा छापेमारी करवाता है जिसके अंदर वो लोग पकड़े भी जाते हैं। तभी संतोष और चिरू गलती से गलत आइलैंड पर आ गए थे क्योंकि रास्ते में तूफान आ गया था और यहाँ पर उन्हें कुछ कैंप मिलते हैं जिसके अंदर लोग मरे हुए थे और ये मरे हुए लोग भी टर्टल एग्स ही स्मगल करने वाले थे, जिनके वीडियो कैमरा की रिकॉर्डिंग से उनको पता चलता है कि ये लोग ओराका कबीले के लोगों को नशा करवाया करते थे और उनकी लड़कियों के साथ गलत काम करते। यानी कि इस सीरीज के अंदर ढेर सारे इश्यूज दिखाए गए हैं विच इज रियली नाइस। अब इसी बीच होता यह है कि संतोष को चिरू के बैग के अंदर सेम टर्टल एग्स दिख जाते हैं। वो समझ जाता है कि वो यहाँ पर टर्टल एग्स के लिए उनको घुमाने नील आइलैंड पर लेकर गया जहाँ पर गार्गी को इन्फेक्शन हुआ और वो मारी गई और वो गुस्से में अकेले ही आगे जाने लगता है जिसे चिरू रोकने की कोशिश करता है कि वो वहाँ पर खो जाएगा, लेकिन वो नहीं रुकता और आगे जाकर वो एक बड़े से गड्ढे में गिर पड़ता है जिसको शायद ओराकाज नहीं लगाया होगा ताकि वो जानवरों का शिकार कर पाए या फिर एनिमीज को फंसा पाए। मीनवाइल हम मिस्टर बासु को देखते हैं जो कि ज्योत्सना और बच्चों को ओराकास के बारे में बताते हैं कि उनके अंदर एक खास तरह की इम्यूनिटी है इस बैक्टीरिया से, जिसकी वजह से वो इस बैक्टीरिया और बीमारी से हमेशा बचे रह सकते हैं, जिसका पता उनको यहीं पे रहने वाले जापानीज सोल्जर्स की जर्नल से पता चला था। और हमने एक फ्लैशबैक के अंदर देखा भी था कि जापानीज सोल्जर्स ने यहाँ के ओराकास के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। वो समझ गए थे कि इस पौधे को खाने से वो लोग भी बच सकते हैं। साथ ही साथ चिरू भी इस आइलैंड पर ओराकास को देखता है कि पानी पीने के बावजूद भी वो लोग बीमार नहीं होते, जिससे उसको ओराकास पे और गुस्सा आता है कि वो लोग सब जानते हैं लेकिन इंसानों की मदद वो क्यों नहीं कर रहे। तभी हम गवर्नर को देखते हैं जिसके पास पूरी पुलिस टीम थी और वो ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर एटम कंपनी वाले कहाँ जाना चाहते थे। और तभी केतन कहता है कि वो पता करके बता देगा और वो पता करके आता है और ये बोलता है कि एटम कंपनी एक आइलैंड पर जाना चाहते थे जहाँ पर ये बीमारी अभी नहीं है और हाल ही में ही उन्होंने एक आइलैंड को खरीदा था और गवर्नमेंट फैसला करते हैं कि वहां पर वो उनको जाने तो देंगे लेकिन उनको अपने साथ में यहाँ पर रहने वाले अनइन्फेक्टेड लोगों को भी लेकर जाना होगा। सीन अब ऋतु की तरफ शिफ्ट होता है जो कि थोड़ी और रिसर्च करती है जिससे उसको पता चलता है कि ओराकाज और उस खास पौधे यानी कि एक्नीजिया के बीच कुछ कनेक्शन है क्योंकि उस पौधे का और ओराकाज का सिंबल सेम था। अब हम शिवा को देखते हैं जो कि केतन से बात करने आते हैं और हमको यहाँ पर एक शॉकिंग सच पता चलता है। असल में एटम कंपनी के लोग छुपकर भाग नहीं रहे थे बल्कि केतन ने ही उनको ये आइडिया दिया था कि वो अकेले तो बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अगर वो एक आइलैंड खरीद कर वहां पर जाने का नाटक करेंगे तो इससे गवर्नर खुद सबको बचाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और टर्म्स कंडीशंस भी वही डिसाइड कर पाएंगे। तो नए आइलैंड का नाम हक्सले था जिस पर भागने का नाटक उन्होंने किया केतन के कहने पर और केतन ने ही उनको पकड़वाया था। और फिर अब गवर्नर सामने से उनको जाने देगा, उनसे मदद मांगेगा और केतन कभी अच्छा ऑफिसर था ही नहीं और उसके साथ धोखा भी नहीं हुआ था बल्कि उसने ही अपने जूनियर को करप्शन के चार्जेस में फंसाया था क्योंकि उसने केस के बारे में डेट्स गलत बता दी थी, जिसको शिवा तुरंत ही पकड़ लेता है और उल्टा वो शिवा को ही धमकी देता है कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि एटम कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स उसकी बात मानते हैं, तो वो उन सभी को बचाने के लिए काफी इम्पोर्टेंट था। तभी एक सीन में एटम कंपनी के सीईओ की वाइफ स्वाति को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम जाती है तैयार होने के लिए, जो कि अपनी नेक पर वही ब्लैक रैशेस को नोटिस करती है। मतलब अब वो भी इन्फेक्टेड है जिससे और लोगों की भी जान खतरे में है। और इसी के साथ में एपिसोड 4 खत्म हो जाता है।
एपिसोड 5 शुरू होता है चिरू से, जो कि घूमते घूमते रोड तक आ गया था जिसकी हालत काफी खराब थी और उसको एक ट्रक मिलता है और वो उसे लिफ्ट लेकर मेन आइलैंड यानी कि अपने घर तक आ जाता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी माँ पार्वती ओराकास की मदद करने गई थी, लेकिन वो इन्फेक्ट हो गई और खत्म हो गई, जिस पर वो ये कहता है कि ओराकास को मदद की जरूरत ही नहीं है, वो पहले से ही इस बीमारी से इम्यून है और वो कैसे इम्यून है इस बात का वो सच पता लगाएगा और सबके सामने लेकर आएगा। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था क्योंकि एक उसकी माँ ही थी जो कि उसको समझा करती थी और अब वो भी उसके साथ नहीं रही। अब वो जंगल में अपने पिता के बनाए हुए ओल्ड घर पर एक ओराका को पकड़ कर रखता है, उसको खूब मारता पीटता है और तभी वो अपने एक दोस्त को भी बुलाता है जिसको ओराकास की भाषा आया करती थी, जो कि उसकी माँ के साथ एनजीओ में काम किया करता था जिसके अंदर विनायक भी था। लेकिन यहाँ पर वो कुछ खास नहीं बताता, बस यही कहता है कि चिरू अपने अंदर झांके, उसको सारा सच पता चल जाएगा। यानी कि यहाँ पर इस ओराका को एक ऐसी बात पता थी जिसके बारे में किसी और को नहीं पता था। तभी हम पार्वती का एक फ्लैशबैक देख पाते हैं जहाँ पर वो 30 साल पहले अपने पति के साथ कहीं जा रही होती है, जिन्हें रास्ते में एक ओराका वासी मिलता है जो कि उनसे मदद मांगता है। उसका ये कहना था कि उसकी बेटी को मेनलैंड यानी कि शहर के कुछ लोगों ने मोलेस्ट किया है और वो प्रेग्नेंट हो गई है, जिस वजह से वो लोग उन्हें मारना चाहते हैं ताकि सबूत खत्म हो जाए और वो मदद चाहते हैं। पार्वती का हस्बैंड उन लोगों को अपने इसी जंगल वाले घर के अंदर लेकर आता है, उन्हें रहने की जगह देता है। लेकिन अगले दिन पार्वती किसी काम से बाहर जाती है और जब वो वापस आती है तो ये देखती है कि वो ओराका लटका हुआ था, उसका पति बेहोश है और वो लेडी गायब है। जिसे वो ढूंढती है तो वो उसे हॉस्पिटल में मिलती है, जिसे जलाकर मारने की कोशिश करी गई थी, लेकिन पुलिस ने उसे बचा लिया था। अब सीन यहीं से शिफ्ट होता है और चिरू का दोस्त उस ओराका को जाने देता है, जिसे फिर से पकड़ने के लिए चिरू उसके पीछे जाता है। तभी हम संतोष को देख पाते हैं जो कि उस गड्ढे में पड़ा हुआ था, जिसके पैर में भयानक मोच आ चुकी थी। वो दर्द में रहता है, प्यास से तड़पता है, भूखा होने पर जान बचाने के लिए स्नेक के अंडे तक खा लेता है, जिससे कि उसको नफरत थी। और तभी उसे हेलुसिनेशंस भी होने लगते हैं, जिसके अंदर वो अपने बच्चों और गार्गी को देखता है। वो यहाँ से बाहर निकलने की भी कोशिश करता है, जिसके अंदर वो नाकाम रहता है। इनफैक्ट उसने यहाँ पर सांप को भी खत्म कर दिया था। जो इंसान एक मच्छर को नहीं मारा करता था, उसने आज बचने के लिए सांप को मारा ताकि वो अंडे खा ले। और यही तो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। खैर इसके बाद में वो बहुत ही खतरनाक चीज करता है, वो अपने आप को चींटियों से कटवाता है जो कि रेड एंट्स थी। बहुत ही खतरनाक होती हैं ये, जिनके दर्द के आगे वो अपनी मोच को भूल जाता है। और तभी उसके शरीर में एक एड्रेनलिन रश आता है, जिसके चलते वो झटके से ही गड्ढे से बाहर निकल आता है और ऊपर पहुंचकर भी उसे अपनी बीवी गार्गी के हेलुसिनेशंस आने लगते हैं। मीनवाइल हम ज्योत्सना, मिस्टर बासु और बच्चों को देखते हैं, जहां पर ज्योत्सना रेडियो के जरिए विनायक से बात करती है, जो कि बताता है कि अभी एटम कंपनी के साथ अनइन्फेक्टेड लोग दूसरे आइलैंड पर जा रहे हैं जिसका नाम हक्सले है, जिसके लिए टेस्टिंग होगी, तो उसको वहां पर जाना चाहिए। क्या पता बच्चों के माता पिता वहीं पर मिल जाएं। अब हम गुच्चू को देख पाते हैं जो कि सुंदरी नाम की कैट के साथ खेलता था और वो कैट असल में इन्फेक्टेड थी, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और ये उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी। खैर अब वो दुखी होकर एक लेटर छोड़कर अकेले ही यहाँ से जाने का डिसाइड करता है ताकि बाकी लोग बच पाएं। लेकिन मिस्टर बासु उससे ये कहते हैं कि यहाँ पर वो अपने बेटे को पहले नहीं बचा पाए थे और वो उसको जरूर बचाने की कोशिश करेंगे और एटलीस्ट उसका अंत तक साथ देंगे, जिसके चलते वो उसके साथ चल देते हैं। तभी एटम कंपनी के ओनर की वाइफ मिसेस शॉ को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी और हम मिस्टर वानी केतन से कहते हैं कि वो आइलैंड मिसेस शॉ के हस्बैंड मिस्टर शॉ का ही है, जहाँ पर उनके बिना कोई भी नहीं जा सकता, तो मिसेस शॉ का ठीक होना जरूरी था। तो केतन कुछ करे, अदरवाइज वहाँ पर कोई नहीं जाएगा, सब मारे जाएंगे। तभी वो रितु के पास में जाता है जिससे वो पहले हॉस्पिटल में मिल चुका था, जो कि उससे ओराका और उस पौधे के कनेक्शन की बात करती है। और अब वो ओराका से बात करने जंगल जाते हैं। यहाँ पर उन्हें चिरू मिल जाता है, जिनके पास वो ओराका वाला लॉकेट भी था, जो कि ओराका किसी खास को ही दिया करते थे। और वो कह देता है कि उसे ओराकास के बारे में कुछ नहीं पता और आगे उसे वो ओराका भी दिख जाता है, जिसे वो पुलिस के हवाले कर देता है, या फिर ये कहे कि इनडायरेक्टली ऐसा हो गया था। और तभी हमें यहाँ पर पार्वती वाला फ्लैशबैक पूरा होता हुआ दिखाया जाता है। तो उस दिन उस आधी जली ओराका लेडी ने एक लड़के को जन्म दिया था, जो कि उसने लॉकेट के साथ पार्वती को ही सौंप दिया, क्योंकि वो जानती थी कि पार्वती ही उसका अच्छे से लालन पोषण कर सकती है और उसके बाद में वो खत्म हो जाती है। तो वो बच्चा असल में चिरू ही है, जी हाँ, जिसका नाम उसने चिरंजीवी रखा था, जो कि असल में हाफ ओराका ब्लड है। इसलिए इन्फेक्टेड पुंडी के साथ रहने के बावजूद भी वो खुद इन्फेक्टेड नहीं हुआ था, मीन्स वो भी इस बीमारी से इम्यून था। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है।
तो एपिसोड 6 शुरू होता है सदियों पहले के समय को दिखाते हुए, जब हम कुछ ओराकास को वापस जंगल से जाते हुए देखते हैं और यहाँ पर एक ओराका रिवर से पानी पी लेता है, लेकिन यहाँ पर एक मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ था जिसको यही बीमारी थी, यानी कि LHF, जिससे कि उस ग्रुप का लीडर उस ओराका को दूर जाने के लिए बोल देता है क्योंकि अब वो इन्फेक्टेड है और उससे और भी लोग इन्फेक्ट हो सकते थे। अब वो ओराका बहुत दूर एक केव में जाकर रहने लगता है जहाँ पर उसको वो पौधा मिलता है, यानी कि एंडमानी एक्नीजिया, जिसको वो भूख लगने पर खा लेता है और अब वो पूरी तरह से ठीक होकर वापस आता है, जिसको सभी ओराकास इलाज का नाम देते हैं क्योंकि उसी ने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया था। यानी कि ओराकास इस बीमारी से इम्यून कई सौ साल पहले ही हो चुके थे और वो पौधा रियल में ही एक हर्ब था जो कि इस बीमारी को खत्म कर सकता था, जो कि फिलहाल तो विलुप्त हो चुका है, जिसका नाम एक्नीजिया था, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और यही रीजन था कि ओराकास का सिंबल इसी पौधे के ऊपर बेस्ड था और ये बीमारी बहुत बड़ी थी जिससे वो सब बच गए थे। तभी हम प्रेजेंट टाइम में उस ओराका को देखते हैं जिसको चिरू ने पकड़वाया था, जिसे हॉस्पिटल में रखा गया था, और रितु उस पर टेस्ट करती है और एमडी को बताती है कि उस हर्ब की क्वालिटीज अब इन ओराकास के ब्लड में है, डीएनए में है और इनके अंदर वो पेप्टाइड्स हैं जिनसे इस बीमारी को क्योर किया जा सकता है। और अभी के लिए मिसेस शॉ की जान बच जाएगी ताकि वो और बाकी 5000 अनइन्फेक्टेड लोग दूसरे आइलैंड हक्सले पर जा पाएं। हालांकि मिसेस शॉ यहाँ पर प्रेग्नेंट थी और स्टार्टिंग में केतन ने एक टैबलेट ढूंढी थी जिसके बारे में उसको ये लग रहा था कि सभी भागने के चक्कर में वोमिट रोकने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन असल में वो मिसेस शॉ की प्रेगनेंसी वोमिट को रोकने के लिए था। रितु का ये कहना था कि उनका बच्चा नहीं बच पाएगा, जिससे वो बहुत दुखी होती है क्योंकि वो बहुत सालों बाद प्रेग्नेंट हुई थी और अगर वो नहीं बची तो कोई भी नहीं बचेगा। मतलब इस सीरीज के अंदर दिखाया गया है कि यहाँ पर उसको बचाया जाएगा जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है या फिर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें एक और दिक्कत है कि पेप्टाइड्स को निकालने में उस ओराका की जान भी जा सकती थी क्योंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था जिसके लिए वो एग्री हो जाता है, लेकिन एक शर्त थी कि कोई भी पुलिस या फिर अथॉरिटी बाकी ओराकास को कभी तंग नहीं करेगी और वो अच्छे काम के लिए खुशी खुशी खुद को कुर्बान कर देना चाहता है। और यही ओराकास के जीने का मोटो था। और यहाँ पर उसकी बातों के लिए एक ट्रांसलेटर भी होता है जो कि ट्रांसलेशन किया करता कि उन लोगों ने उनके पूर्वजों के घर उजाड़े हैं और तभी ये बीमारी आई है, जिसका मीनिंग फिलहाल कोई नहीं समझता। अब उस ओराका ने आतावूस कहा था और ये सब एटम कंपनी के प्रोजेक्ट के अंदर था जिसको केतन कैच कर लेता है और उसके बारे में पता लगाने लगता है। तो आतावूस वो जगह थी जहाँ पर ओराकास के पूर्वज दफन थे जो कि उस बीमारी से मारे गए थे। और आतावूस असल में ओराकास की भाषा में ग्रेवयार्ड होता है, लेकिन ओराकास ने उस ग्रेवयार्ड के ऊपर एक्नीजिया प्लांट के बीज भी लगाए थे ताकि वो एंटीडोट की तरह काम करे। लेकिन अब ये जगह एटम कंपनी के अंडर में थी जो कि जेनकिंस बायो पार्क कहलाती थी, जहाँ पर खुदाई हुई थी, तो शायद यहीं से वो बीमारी बाहर आ गई थी। और केतन भी उस मिट्टी को टेस्ट करने के लिए भेज देता है और यही रीजन था कि एग्जैक्ट लोकेशन पे जाने के बावजूद भी रितु को वो प्लांट नहीं मिला था। मतलब कि ये पौधा विलुप्त नहीं हुआ बल्कि उसको इंसानों ने खत्म किया, यानी कि एटम कंपनी ने। तभी हम चिरू को देखते हैं जिसे उसके दादाजी सच बता देते हैं कि वो हाफ ओराका हाफ ह्यूमन है और अब उसे उस ओराका के लिए दुख होने लगता है कि उसने कितना गलत किया, सबसे हमेशा लिया, कभी किसी को कुछ भी दिया नहीं। तभी हम ज्योत्सना को देखते हैं जो कि कद्दू के साथ उठी और गुच्चू का लेटर पढ़ती है और उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो चिरू के घर आती है विनायक से मिलने के लिए और कार्ड लेने के लिए, लेकिन वो घर पर नहीं था। अब चिरू उसे उस ओराका के बारे में बताता है जिससे वो मिलना चाहता था, तो वो उसकी मदद करने का फैसला करती है क्योंकि वो एक एक्स नर्स थी तो हॉस्पिटल के अंदर जा सकती थी। फिर हमको संतोष को दिखाया जाता है जो कि भटकते हुए एक गुरुद्वारे तक पहुंच जाता है जहां पर उसे कद्दू की वाटर बॉटल मिलती है जो कि उस आदमी यानी कि प्रभजोत के पास थी, जिसे मेडिकल शॉप पर ज्योत्सना ने ट्रीट किया था। और जब ज्योत्सना ने उसको ट्रीट किया तो उसने अपने नर्सिंग वाला डर भी भगा दिया था। उसने वहां पर उसे वो बॉटल भी दी थी जिसको संतोष एकदम से पहचान लेता है। अब संतोष अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो गुरुद्वारे की तरफ आई हुई एक एम्बुलेंस को चोरी करता है और एक बूढ़े व्यक्ति को नीचे उतार देता है क्योंकि अब ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात थी और एक बाप बच्चों के प्यार की बात। लेकिन रास्ते में उसे पुलिस ऑफिसर्स रोकते हैं कुछ बॉडीज को लोड करने के लिए जिनके पास मिस्टर बासु थे और वो बॉडी के बारे में बताते हैं कि ये बॉडी पार्थ नाम के लड़के की है, यानी कि गुच्चू की। और अब संतोष पूरी तरह टूट जाता है लेकिन पकड़ा ना जाए इसलिए खुद को संभाल लेता है। तभी हम हॉस्पिटल में चिरू और ज्योत्सना को देखते हैं जहां पर चिरू एमडी शशि से रिक्वेस्ट करता है कि वो उस ओराको को छोड़ दे और उसका ऑपरेशन करे, उसके पेप्टाइड्स निकाल ले क्योंकि वो भी एक ओराका है जिसके लिए वो मान जाते हैं।
तभी ऋतु ऑपरेशन करती है, पेप्टाइड्स में से शॉ को इंजेक्ट कर दिए जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। वो ठीक हो गई थी, मींस की ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और चिरू की भी जान बच जाती है। अब ऋतु और ज्योत्सना बात करती हैं कि उन्हें वो पौधा ही चाहिए होगा क्योंकि ऐसे एक दो जान बचाकर कुछ नहीं होने वाला, जिस पर ज्योत्सना कहती है कि उन्हें प्लांट एक जगह मिल सकता है क्योंकि उसने ये सेम प्लांट कद्दू की बुक में देखा था, जहाँ पर उसको एक प्रोजेक्ट मिला था स्कूल में, जहाँ पर उसको डिफरेंट प्लांट्स के बारे में पता करना था। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब फाइनल एपिसोड शुरू होता है जहां पर हम कुछ हफ्ते पहले उराकास को देखते हैं, जिन्हें एक उराका आकर ये बताता है कि ये बीमारी यानी कि LHF वापस आ चुकी है, यानी कि जब एटम कंपनी ने उस जगह को खुदवा दिया था, यानी कि जेनकिंस बायो पार्क को। तो अब वहां पर ये उराका फैसला करते हैं कि उन्हें शहर तक जाने वाली पाइपलाइन को तोड़ना होगा क्योंकि ये बीमारी बारिश के पानी की वजह से बहकर जेनकिंस लेक में चली गई थी और पाइप के जरिए शहर तक पहुंच सकती थी। इसलिए ही वो स्टार्टिंग में पाइपलाइन तोड़ रहे थे। और यहाँ पर उनका कंसर्न ये भी था कि उनके ट्राइब के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो लोग LHF-27 से इम्यून है, क्योंकि ऐसे उनकी जान पर पहले खतरा आएगा। यानी कि उनको पेप्टाइड्स और सब कुछ मालूम था और मे भी उन्होंने उराकास के जरिए ऐसा कुछ पास्ट में किया होगा, क्योंकि उराकास सदियों से इस बीमारी से इम्यून थे। मीनिंग उराकास बहुत स्मार्ट थे, वो आम इंसानों से काफी अलग थे, वो नेचर से जुड़े थे और नेचर ही उनकी सलाहकार थी। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ वो एक और भी फैसला लेते हैं जिसके बारे में अंत में खुलासे होंगे। खैर प्रेजेंट टाइम में गवर्नर को दिखाया जाता है जिसके पास MD शशि और शिवा आए हुए थे और MD उसे पेप्टाइड्स के सक्सेसफुल ऑपरेशन के बारे में बताता है जिससे 4 और जान बच गई हैं, जिस पर शिवा कहता है कि उन्हें और उराकास से पेप्टाइड्स ले लेने चाहिए, जिस पर शशि कहता है कि इससे वो मर सकते हैं जो ऑलरेडी गिनती के ही बचे हैं और गवर्नमेंट भी इसके खिलाफ थी। इनफैक्ट चिरू खुद बड़ी मुश्किल से इस चीज से बचा था और तभी तो उसका नाम चिरंजीवी पड़ा था। जिसके बाद ज्योत्सना और ऋतु को दिखाया जाता है जहां पर ज्योत्सना बताती है कि उसने जापानी डॉक्टर की जर्नल में 2 लोकेशन देखी थी जहां पर वो पौधा मिलता है। पहली तो वही है हिल के ऊपर जहां पर आतावूज यानी कि ग्रेवयार्ड था, लेकिन वो पौधा वहां पर फिलहाल नहीं है क्योंकि एटम कंपनी ने उसको उखाड़ दिया। और एक जगह और है यानी कि वही केव वाली जहां पर सबसे पहला उराका ठीक होकर वापस आया था, यानी कि वो उराका सबसे पहला पेशेंट था जो कि इससे ठीक हुआ। खैर ऋतु उससे वहां चलने को कहती है, लेकिन ज्योत्सना ये बताती है कि उसको कद्दू को सेफ जगह पर भेजकर विनायक से मिलना होगा और वो तभी वहां पर आएगी जब वो ये सब काम पूरा कर देगी। जिसके चलते ऋतु उसे सैटेलाइट फोन देती है और एक लोकेशन पर मिलने के लिए कहती है जहां से वो लोग केव की तरफ रवाना होते। जिसके बाद केतन को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर वानी को कन्फ्रंट करता है। और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। तो उस हिल साइड पर वो ग्रेवयार्ड था जहाँ पर उराकास ने अपने पूर्वजों को दफन किया था। साथ ही साथ उन्हें नेचर से जोड़ने के लिए एक्नीजिया प्लांट्स उगाए थे जो कि वही पौधे थे जिनसे बीमारी ठीक होती। लेकिन मिस्टर वानी ने वहां पर कटाई करवा दी, वो भी सिर्फ एक बेवकूफ से हेलीपैड को बनवाने के लिए। जी हाँ, ताकि मिस्टर शॉ वहां पर आएंगे और बहुत ही सुंदर सनसेट वाली वीडियो और फोटोज आएंगी। लेकिन मिस्टर शॉ वहां पर आए ही नहीं, उनकी वाइफ आ गई और वो काम भी रुक गया था। लेकिन तब तक मिट्टी से वो बैक्टीरिया बाहर आ चुका था। फिर बारिश हुई, मिट्टी बहकर नीचे आई और नीचे लेक से शहर तक पहुंच गई। और अब मिस्टर वानी केतन को भी मुंह बंद रखने की धमकी देता है कि ये सब बस एक गलती थी जो कि एक भयानक चीज का रूप ले गई। इवन केतन वो शॉक्ड कि ये सब बस एक बेवकूफ से हेलीपैड के लिए था। तो देख लो ये सो कॉल्ड कंपनीज आम इंसानों का कितना सोचती है और ये एक हार्श रियलिटी है। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और इस कंपनी के पास में पैसों की कमी नहीं थी, ये कम से कम $64 बिलियन के मालिक थे। खैर वो केतन को वहां से भेज देता है और तभी उससे मिलने MD शशि और गवर्नर का सेक्रेटरी आता है जो कि उससे उसके आइलैंड पर एंटीडोट बनाने के लिए बोलते हैं, जिस पर वो एग्री हो जाता है। लेकिन बस उसे पेटेंट राइट चाहिए थे, यानी कि यहाँ पे भी वो बिजनेस का ही सोच रहा था। अब यहाँ पर शिवा गवर्नर से बात करता है कि उन्हें एंटीडोट बनाने के लिए उराकास की ही जरूरत होगी और अब या तो गवर्नर उराकास को बचाए या फिर इंसानों को, और स्विच उसके हाथ में है। बेसिकली वो उसको उकसा रहा था कि या तो वो अच्छा लीडर बन जाए या फिर एक अच्छा इंसान बन जाए। इसी बीच चिरू को होश आ जाता है जो कि उस उराका को लेकर उसके कबीले के पास जाने लगता है अपने बेटे से मिलवाने के लिए, जिसे रास्ते में पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। लेकिन गवर्नर अच्छाई के रास्ते पर ही चलेगा तो वो उन्हें जाने देता है। अब हम केतन को देखते हैं जो कि ऋतु को लेने आता है और उसे मिस्टर वानी के पास ले जाने लगता है क्योंकि वही एंटीडोट बना सकती थी और उसको इसके लिए अच्छा खासा पैसा और शोहरत मिलती। लेकिन वो केतन से रिक्वेस्ट करती है कि पेप्टाइड से कुछ नहीं होगा, बहुत ही कम लोग बचेंगे। वो उसको समझाती है और वो भी उससे प्यार करता था तो वो उसे जाने
देता है और अकेले मिस्टर वानी के पास में जाता है, जहाँ पर मिस्टर वानी उसे अपने बॉडीगार्ड राजबीर उर्फ कंचन से पिटवा देता है, लेकिन वो फिर भी हंसता रहता है क्योंकि वो रितु से प्यार करता था। इनफैक्ट उसको फाइनली अपने फेवरेट चिप्स का फ्लेवर भी मिल जाता है और पिटने के बाद भी ही वॉज अ हैप्पी मैन। तभी हम ज्योत्सना को देख पाते हैं जिसे संतोष मिल जाता है और वो उसे उसकी बेटी सौंप देती है, जिसे 5000 अनइन्फेक्टेड लोगों के साथ हक्सले आइलैंड पर ले जाएगा वो। और अब ज्योत्सना तभी नोटिस करती है कि कद्दू की गर्दन पर वही रैशेस थे, यानी कि वो भी इन्फेक्ट हो गई थी, लेकिन उसे सिम्टम्स काफी देर में आए क्योंकि उसकी मिर्गी की दवाई चल रही थी और उसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। और अब वो उसे जाने से रोकती है और वो रितु को केव के कोऑर्डिनेट्स देने वाली थी, लेकिन कद्दू की वजह से वो ये कहती है कि वो नहीं आ पाएगी और उसकी मदद के लिए उसको मिस्टर बासु मिलेंगे। ज्योत्सना की बात विनायक से भी होती है जो कि उससे मिलने वहीं पर आ रहा था और आज वो दोनों एक दूसरे से दिल की बात कह देंगे। और हम उनका बचपन देख पाते हैं जब स्कूल प्रोजेक्ट में विनायक ने उसे एक स्पेशल सीड दिया था जो कि उन्होंने वहीं गमले में लगा दिया था स्कूल के अंदर। और इसी प्लांट को कद्दू ने स्टार्टिंग के एपिसोड में देखा था जब वो और गुच्चू कॉन्सर्ट में गए थे, जो कि कोई और नहीं बल्कि एक नीजिया ही था। और ये सीड्स ओराकाज ने विनायक की माँ को दिए थे, जिसको ज्योत्सना प्लांट के नाम से ही बो दिया गया, जो कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के टॉपिक का एक प्रैक्टिकल था। और यही प्लांट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। फ्रेश था इतने सालों के बावजूद भी, लेकिन इसको किसी ने नोटिस ही नहीं किया। अब यहाँ संतोष पागल सा हो चुका था, सही गलत बिल्कुल भूल चुका था, जिसके चलते वो ज्योत्सना को ही खत्म कर देता है क्योंकि ज्योत्सना सबको कद्दू के इन्फेक्शन के बारे में बता देती। और संतोष को ये लग रहा था कि उसकी बेटी हक्सले पर ठीक हो जाएगी, लेकिन जो डॉक्टर इलाज करने वाली थी वो तो वहाँ पर गई ही नहीं थी। मतलब वही है कि संतोष अच्छा बुरा भूल गया। मतलब वही बात थी कि संतोष अच्छा और बुरा सब कुछ भूल चुका था। जो आदमी अब तक ज्योत्सना को भगवान मान रहा था, उसने आज शैतान बन के उसी को खत्म कर दिया। और फिर वो ज्योत्सना का ही ग्रीन टैग कद्दू को पहनाकर बोट पर बोर्ड करवा लेता है। और बोट के अंदर 5000 अनइन्फेक्टेड लोग हैं, मींस मौत उनको अब हक्सले आइलैंड पर जाकर मिलने वाली थी। तभी हम केतन को देखते हैं जो कि जख्मी पड़ा है। रितु दूसरे आइलैंड चली गई है मिस्टर बासु के साथ उस पौधे को लेने के लिए, लेकिन हम उस गमले को भी देखते हैं जिसके अंदर बचपन में विनायक ने वो सीड लगाया था और उसका नाम ज्योत्सना ही रखा गया। तो ये वही पौधा है जिसके लिए इतनी मारामारी चल रही है, लेकिन खुद विनायक को अभी नहीं पता है कि ये पौधा कोई ढूंढ भी रहा है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा क्लासिफाइड थी और अगर उसको कुछ पता चल जाता तो शायद वो कुछ कर पाता। इनफैक्ट विनायक और कद्दू एक दूसरे को देखते भी हैं, लेकिन विनायक विजुअली उसको नहीं पहचानता था और विनायक को पता भी नहीं था कि ज्योत्सना अब नहीं रही है और उनका प्यार शायद फिर से अधूरा रह गया। खैर अब गवर्नर को दिखाया जाता है जो कि एमडी से पूछता है कि वो एंटीडोट कैसे बनता है और अब उसका एक ईविल चेहरा हमारे सामने आता है, जिसने चिरू और उस ओराका के पीछे पुलिस छोड़ दी थी ताकि सभी ओराकास पकड़े जाए। और वो ये कहता है कि वो इवॉल्व नहीं हुए तो उन्हें जीने का हक नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो जाता है, वहाँ पर कोई भी ओराका नहीं था और वो पहले से ही जानते थे कि उनके पीछे पुलिस आ रही है और वो छुपकर उनको घेर लेते हैं और हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। इनफैक्ट चिरू भी ओराकास की थोड़ी बहुत साइन लैंग्वेज सीख गया था और आपको याद होगा कि ओराकास ने इस बीमारी के आने से पहले एक प्लान बनाया था, तो वो यही था कि अगर अब की बार इंसान उनके लिए आए तो वो इवॉल्व हो जाएंगे, स्टैंड लेंगे और उनको ही खत्म कर देंगे। यानी कि फिर से ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का काम था और इन जंगलों को ओराकास से बेहतर कोई नहीं जानता था, यानी कि इंसान बुरे थे ना कि ओराकास। और बूम, इसी के साथ में ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी काला पानी सीजन 1 की और सीजन 2 भी जल्दी आएगा। जी हाँ, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत कुछ बाकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ये लगता है कि ज्योत्सना शायद से मरी नहीं है और ओराकास भी बच जाएंगे, क्योंकि आई एम श्योर कि रितु केव ढूंढ लेगी, क्योंकि जापानीज जर्नल के अंदर सब कुछ लिखा था और मिस्टर बासु को उसका आइडिया है कि वो केव कहाँ पर हो सकती है। तो पेप्टाइड से बेहतर एंटीडोट डायरेक्ट प्लांट से ही आना होगा। हो सकता है कि विनायक इसमें एक बड़ा रोल प्ले करेगा, एज उसको पता है कि उसने ऐसा पौधा लगाया था कई सालों पहले। और आपको क्या लगता है, क्या संतोष ने सही किया या फिर गलत? क्या उसको ज्योत्सना की बात माननी चाहिए थी? और संतोष अब वो इंसान नहीं रहा जो कि वो पहले था, यानी कि मजबूरी इंसान को हैवान में बदल सकती है। यानी कि जहाँ सर्वाइवल की बात आती है वहाँ एक शाकाहारी अंडे खा गया, खून किया, चोरी की, झूठ बोला, क्योंकि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। आई फील की एंडिंग को जानबूझकर थोड़ा सा नेगेटिव रखा गया है ताकि सीजन 2 भी आए और मुझे ओराकास के बारे में और चीजें देखनी है, लाइक उन्होंने खुद को इवॉल्व कैसे किया, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग एंडिंग में की गई और चिरू का आगे क्या भविष्य होने वाला है। क्या वो ओराकास बन के रहेगा या फिर इंसान, और क्या वो अपनी विरासत कबूलेगा या फिर नहीं। और ओराकास पहले से ही जानते थे कि चिरू कौन है।
अब जेनकिंस लेक को कैसे सही किया जाएगा और हक्सले आइलैंड पर क्या तबाही मचेगी? क्या शिप वहां तक जा भी पाएगी? क्योंकि कद्दू तो इन्फेक्टेड है और अभी और भी ऐसे ढेर सारे लोग इन्फेक्शन वाले होंगे, क्योंकि सिम्टम्स तो बाकियों को भी लेट आ सकते हैं। उनमें से कोई ना कोई तो दवाइयां ले ही रहा होगा ना। आई थिंक एटम एम्प्लॉइज तो शायद अब इम्यून हो चुके हैं, क्योंकि वो बड़े लोग थे और जुगाड़ करके शर्त रख दी होगी कि हम सबसे पहले एंटीडोट लेंगे। बाकी एक स्टूपिड से हेलीपैड के लिए इतना बड़ा पैंडेमिक आ गया, बहुत ही अजीब चीज करी है। आतावुस कभी कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट था ही नहीं, बल्कि एक बेवकूफी भरी चीज थी और यहाँ पर शायद इनको कुछ सीक्रेट रिवील करना था, ना कि ये स्टूपिड हेलीपैड आइडिया। उससे सीरीज और बेहतरीन बन जाती। यानी कि एक गलती और नादानी एक पैंडेमिक का रूप ले बैठी। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। आपके कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सीजन 2 के लिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए